ये शेख गौहर साहब इन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की और इंशाल्लाह सारे हमने अपने जो हमारी इलेक्शन कमेटी जो बनी है इलेक्शन के लिए उनके साथ मशवरा करके हमने फैसला किया है कि जड़ी बल से हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि जो शहरी श्रीनगर में हम ऐसे कैंडिडेट दें जो अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, दीनदार हो, क्योंकि श्रीनगर के साथ मुफ्ती साहब को खास अकीदत थी और मुफ्ती साहब को आपको याद होगा कि जो आखिरी दौरा था वो भी उनका डाउनटाउन का था। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि श्रीनगर के लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मुश्किलात हैं। यहाँ गरीबी भी बहुत है, एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रहते हैं। इसके लिए भी मुफ्ती साहब का एक प्रोग्राम था कि इनको बाहर ले जाएंगे। मगर अब हमारा अगर इंशाल्लाह हमारी सरकार बनी तो वी विल गो वर्टिकल, कि जहां हम बनाते हैं मैरिज हॉल्स बनाते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं, तो मैरिज हॉल्स के साथ साथ अगर हमें जगह मिलेगी तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, जहां हम ये जो घर में जो उनमें कंजेशन है उसको दूर करेंगे। और शहरी श्रीनगर में बेरोजगारी भी बहुत है, गाँव में हमारा रहबर तालीम है, बाकी स्कीम्स है। कोशिश करेंगे श्रीनगर की जो मुफ्ती साहब का जो एक इरादा था श्रीनगर को लेके, उसमें मुझे लगता है गवर्नर साहब जैसे जो हमारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं ये भी हमें शहरी श्रीनगर को डेवलप कर। ख्यालात की जंग होती है और जो ख्याल बेटर होता है वो प्रिवेल अपॉन होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत देर कर दी। इंजीनियर रशीद साहब को भी रिलीज करना चाहिए, शबीर शाह साहब को भी, और भी जो हमारे जो जेलों में जो हमारे लोग हैं तो जिनको वो कहते हैं कि जमानत तो मिलनी चाहिए, जमानत भी नहीं मिलती। अब बहुत अफसोस की बात है। तो मुझे उम्मीद है कि उनको रिलीज, और भी जो हमारे इसके अलावा जो हमारे नौजवान हैं जो कोई नामवर लोग नहीं है, आम नौजवान हमारे जेलों में बंद है और मुल्क के जेलों में बंद है, उनकी हालत बहुत खराब है। उनके माँ बाप बहुत गरीब है, वो वहां तक जा भी नहीं सकते हैं। तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूंकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया आपने, आप बार बार कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ जेलों के दरवाजे खोल दीजिए तो रिकंसिलेशन का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैडम एक सवाल है मेरा, क्योंकि कई सारे लीडर्स जो आपकी पार्टी को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और हर एक जगह पर आप अपनी कैंडिडेट भी अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन ये भी खदशा जाहिर हो रहा है कि क्या महबूबा मुफ्ती जो है खुद कहीं पे पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि आप अपोजिशन पार्टी की अगर बात करें वो ऑलरेडी लीडर्स अनाउंस कर चुके, पहले कहा कि नहीं लड़ेंगे, फिर उसके बाद कल जो है लिस्ट सामने आया, तो महबूबा मुफ्ती का इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए मैं क्या कहूँ, उमर साहब ने खुद कहा कि मुझे चपरासी की ट्रांसफर के लिए गवर्नर साहब के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। मुझे चपरासी की ट्रांसफर की फिक्र नहीं है, मगर मैं वो वजीर आला रही हूँ जिसने बीजेपी की सरकार के साथ सरकार चलाई, 12,000 नौजवानों की FIR वापस लिए। क्या आज आप ऐसा कर सकते हो? मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर मोदी के साथ सरकार बनाते हुए सेपरेटिस्ट को खत लिखा, दावत दी, बातचीत की। क्या आप ऐसा कर सकते हो आज? मैंने सीज फायर करवाया, क्या आज आप कर सकते हो? मैंने पूरे मुल्क की लीडरशिप को लाया और हुर्रियत के दरवाजों पे गए वो कि आइए बताइए हमें क्या है। तो मैंने बहुत ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, मेरी असेंबली बहुत पावरफुल थी, हमारे पास रेजिडरी पावर्स थे। तो आज खुदा ना खास्ता एक म्यूनिसिपैलिटी का इन्होंने शक्ल दे दी हमारी असेंबली को कि आप कोई कानून पास नहीं कर सकते हैं, बकौल उमर साहब आप एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मैं तो कहती हूँ अगर मेरे पास कल कोई आएगा कि नौजवान बेगुनाह बंद है उसको छोड़ना है, जब मैं उस नौजवान को नहीं छोड़ सकती हूँ जिसने 12,000 नौजवानों को FIR वापस ली, अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक FIR वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को? जी कल जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवंतीपुरा में बयान दिया है कि आर्टिकल 370 की बहाली को 100 साल लग सकते हैं, सो हाउ वुड यू रिएक्ट? नहीं देखिए, मैं तो फारूक साहब का आपने उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरे ख्याल में नाउमीदी कुफर है और PDP बड़े मसले के लिए लड़ रही है। जैसे आपको पता है कि PDP वाहिद एक जमात है जो एजेंडा लेके आती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। जब हम 2002 में सरकार बनी, हमने कहा था हम पोटा खत्म करेंगे, हमने किया। उसके बाद हमने बोला हम रास्ता खोलेंगे, हमने खोले मुजफ्फराबाद, रावलाकोट। हमने कहा हम बातचीत कराएंगे, तो वाजपेयी जी की बातचीत, LK अडवाणी की बातचीत हमने हुर्रियत के लीडरों से कराई। तो हम तो अपने एजेंडे पे चलते हैं और आज भी हमारा एजेंडा है कि मसले कश्मीर मसला है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको हल करने के लिए जो 370 है
उसको भी रेस्टोर करना बहुत जरूरी हो जाएगा। एनसी और कांग्रेस की अलायंस के बाद पीडीपी का इस आने वाले इलेक्शन में क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं। 99 से जब से हमारी जमात बनी है, हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं और लोगों के सहारे लड़े हैं, लोगों को की तकलीफें दूर करने के लिए लड़े हैं। मैं तो कांग्रेस में थी, सीएलपी लीडर थी, मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, तो हमने छोड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म पीडीपी बनाई जिसका काम है, जिसका बेसिक एजेंडा है जम्मू कश्मीर को एक बाइज्जत दौर में लाना, एक पीस विद डिग्निटी देना। तो हम उस एजेंडे को लेके चले। हमारे साथ कोई चलता है नहीं आता है, लोग हमारे साथ होने चाहिए। चुनाव में आ रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें एम्प्लॉइज को नौकरियों से निकाला जा रहा है कि आपके पिता या आपके कोई रिलेटिव थे वो मिलिटेंट। बहुत गलत है। वही तो मैं कह रही हूँ कि लोगों को जेलों में बंद करना, एम्प्लॉइज को बिला वजह नौकरियों से निकालना, उनसे ये हक भी छीन लेना। वो अदालत में जाएंगे तो डर लगता है उनको कि हमें जेल में न डाल दें। जर्नलिस्ट को यूएपीए के अंदर बंद करना, तो मैं कहती हूँ ये ख्यालात की जंग है जिसको आप इस तरह नहीं जीत सकते। आप ताकत के बलबूते पे जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको हल नहीं कर सकते। आपको रिकंसिलिएशन, रीच आउट करना पड़ेगा यहाँ के लोगों के साथ, उसके बगैर कोई चारा नहीं। और मेरे ख्याल में ये जो शबीर शाह साहब हैं या दूसरे, उनको छुड़ाना, उनको जेलों से रिहा करना, ये एक अच्छी बात है। गांधीनगर से इशफाक जबार जो है उमर अब्दुल्ला साहब लड़ रहे, लेकिन उसी के अपोजिशन में ये भी खबरें आ रही है कि शायद इशफाक जबार साहब जो है अपनी पूरी पार्टी के साथ पीडीपी को ज्वाइन। अभी ऐसा कोई ऐसे मेरे पास ऐसी कल फारूक साहब ने इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी मैसेज दी है। जब उनसे पूछा गया कि जमात इस्लामी के पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं इसमें, उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कहा, इसको कल सबके सामने कहा कि ये अच्छी बात है जमात इस्लामी के लोग आए, इससे बेहतर कि वो चोरी छुपे सपोर्ट करें। क्या पास्ट में भी ये चोरी छुपे सपोर्ट आप थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं? दूसरा, जो अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान हुआ है, उसका किस तरह का इम्पैक्ट पीडीपी पर है? क्योंकि कल थोड़े से उसकी एक झलकी हमें पुलवामा में देखने को मिली। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जमात को लेके फारूक साहब ने बयान दिया है, तो मैं समझती हूँ कि ये कोई पहली बार ऐसा रिलेशनशिप नहीं है इनका। 87 में जब जमात फील्ड में थी, मैदान में थी, तब भी ये कांग्रेस एनसी अलायंस उस वक्त हुई। और उसके बाद क्या हुआ मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे हजारों लाखों घर उजड़ गए, हजारों नौजवान हमारे शहीद हो गए, क्योंकि उस वक्त भी जमात इस्लामी को कहिए या मफ को कहिए, उनको बाहर रखने के लिए, असेंबली से बाहर रखने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने धांधली की, जिसका आज भी हमारे कब्रिस्तान भरे हुए हैं। तो वो तो आपने देख लिया, उसमें मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। दूसरा, जहां तक कांग्रेस और एनसी की अलायंस की बात है, मैंने पहले भी कहा है हमारा एक एजेंडा है जब भी हम अलायंस करते हैं। देखिए, जब पीडीपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस की 2002 में, हमारा एक एजेंडा था कोटा खत्म करना, बातचीत करना, लोगों को जेलों से रिहा करना, जिसमें हमने गिलानी साहब को रिहा किया। आज आप सोच सकते हैं ऐसा, बड़े बड़े शबीर शाह साहब को, यासीन मलिक साहब को रिहा किया। तो हमारा एजेंडा था। उसके बाद जब हमने बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया 2014 में, हमारा बाज़ाब्ता एजेंडा ऑफ अलायंस था कि आपको 370 को नहीं छेड़ना, आपको एस्पा खत्म करना, आपको पाकिस्तान से बात करनी, आपको हुर्रियत से बात करनी, आपको पावर प्रोजेक्ट वापस करने, और भी कई चीजें थी उसमें, और रास्ते खोलने हैं। यानी उस वक्त भी हमारे पास एजेंडा था। तो जब भी कांग्रेस और एनसी की आपस में इनका अलायंस होता है तो ये कुर्सी के लिए होता है। तो अगर मुफ्ती साहब को कुर्सी चाहिए होती 2014 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑफर कर रही थी, कांग्रेस भी ऑफर कर रही थी, तो मेरे ख्याल में अलायंस पीडीपी के लिए इट गोज बियॉन्ड पावर। जो हमारा एजेंडा वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर एनसी और कांग्रेस का जो आपस में मेल है वो एजेंडा के लिए नहीं, वो, और आपको पता है एक, अब मेरे ख्याल में एक हिस्ट्री है, जब जब पीडीपी और कांग्रेस जब हम मिले तो हमने लोगों के लिए काम किए, हमने लोगों को एक राहत दी, हीलिंग टच दिया। जब हम बीजेपी सरकार से मिले तो मैंने 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस ली, मैंने लेटर इनवाइट किया एज चीफ मिनिस्टर, मैंने मुल्क से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मिलाया बातचीत के लिए, मैंने वो सब कुछ किया जो हमारे एजेंडे में था। मगर जब इनकी हुई तो मकबूल भट्ट को फांसी, 87 में चोरियां,
जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। उसके बाद दोबारा अफजल गुरु को फांसी। तो ये तो आप लोगों के सामने सारा है कि क्या होता है। मैम आर यू ए पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस क्योंकि मैम आर यू ए पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस क्योंकि जब वो यहाँ आते हैं देखिए मैंने कहा हमारा एजेंडा है, हम शीट शेयरिंग में अलायंस में नहीं यकीन रखते हैं, हम एजेंडे पे यकीन रखते हैं। जस्ट वन क्वेश्चन मैम, यूएस डिप्लोमैट जो है वो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स से मिले, एनसी पीसी से मिले, डिड दे अप्रोच यू? एंड आल्सो माय अनदर सेकंड क्वेश्चन इज, do you think that outsiders are keeping a watch on Jammu and Kashmir elections like US? अरे वो तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन आया कब आया, तो मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।